हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। दिस इज पावर पैक पावर नोट्स। यस, एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स के साथ आज के इस सेशन के हम आज जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे एंड थ्रू दिस पावर नोट्स हम लेंगे एनसीईआरटी को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओके बेटा, चलो तो देखो 2-2.5 पेज का बस चैप्टर है। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। दिस इज द लास्ट यूनिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, नहीं लास्ट यूनिट नहीं यार, ये लास्ट चैप्टर है इस पर्टिकुलर यूनिट का। ओके, सो दिस इज एनवायरमेंटल इशू। बात हो रही है पोल्यूशन की। व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन मतलब क्या? अनडिजायरेबल चेंज। किस में इनडिजायरेबल चेंज? अनडिजायरेबल चेंज इन अ फिजिकल, यस, अनडिजायरेबल चेंज इन अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड और सॉइल, इसे हम कहते हैं पोल्यूशन। इसे हम पोल्यूशन कहते हैं बेटा, सही है? ओके, एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट। ओके, हाँ फाइन, ओके। सो इसे हम पोल्यूशन कर रहे हैं। पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल में। एयर हो गया, लैंड हो गई, वाटर हो गई, सॉइल है, इसमें जो भी अनडिजायरेबल चेंज हमें दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि भाई ये पोल्यूशन हो गया है इसका, राइट। एक पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट आपको पता है, एजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंज। जैसे कि इन्वायरमेंट में भाई हम कह रहे हैं कि एयर में अगर हमने पोल्यूटेंट डाल दिया, फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिक गैस हम वहां पे बिना फिल्टर किए हुए रिलीज कर रहे हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिलीज कर रहे हैं तो हम पोल्यूशन कर रहे हैं एयर का। इसी के चलते एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में। ये बात डिसाइड होगी भाई कुछ तो करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एयर पोल्यूशन, देन विल बी टॉकिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। सो लेट्स टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एक्ट जो है 1981 में लाया गया बेटा, 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट लाया गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मोक स्टैक्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट मैटर एंड गैसियस एयर पोल्यूट। ये जो स्मोक स्टैक्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट के, इनके आपको पता है कि इंडस्ट्री में ऊपर एक बड़ी सी चीज ऐसी लगी है, उसमें से धुआं निकलते हुए रहता है बाहर। सो वहां से एयर निकल रही है, सही है। तो वहां पे उसमें क्या है, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकुलर मैटर उसमें होते, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें होते जो हमारे लंग्स में जा सकते हैं, और उसमें कुछ होते गैसियस एयर पोल्यूटेंट। तो इससे हम कैसे डील करें? तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई पार्टिकुलर मैटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो गैसियस एयर पोल्यूटेंट है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिकुलर मैटर निकालने के लिए यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं? तो वो कुछ इस तरीके से चीज होती है जहां पे हम क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हम क्या करते हैं, इधर से एयर भेजेंगे, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ओके, अब ये जो प्रेसिपिटेटर है इसमें क्या है, देखो यहाँ पे छोटे, यहाँ पे लगे होते इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज होंगे तो पार्टिकुलर मैटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। फिर यहाँ पे लगा होता है ना, यहाँ पे प्रेसिपिटेटर एक लगा हुआ होता है जिसकी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स छुपे हुए हैं जो इस इंडस्ट्री से निकल रहे थे, तो पार्टिकल आपने बाहर निकाल लिए इस तरीके से। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करोन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू द डस्ट पार्टिकल गिविंग देम अ नेगेटिव चार्ज एंड कलेक्टिंग प्लेट, एक जो कलेक्टिंग प्लेट होती है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है। तो जैसे कि मान लो कि भाई ये जो था, ये एक छोटा सा सॉलिड पार्टिकल था, इसके राउंड 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन जाके चिपक गए। ओके, उसके बाद हमने इधर रखी थी एक इलेक्ट्रोड की प्लेट, यहाँ पे हमने रखी थी इलेक्ट्रोड की प्लेट, इस इलेक्ट्रोड की प्लेट ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, उसके साथ ये सॉलिड पार्टिकल भी अट्रैक्ट हो गया, जो एयर बाहर निकल थी वो भाई प्यूरिफाई हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव अराउंड 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अराउंड 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। ओके, नाउ बात करते हैं कि गैसियस एयर पोल्यूटेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो देखो, गैसियस एयर पोल्यूटेंट निकालने के लिए हमारे पास है स्क्रबर। सो पार्टिकल्स निकालने के लिए प्रेसिपिटेटर, जबकि ये जो गैसेस इसमें रिलीज हो रहे हैं, गैसेस को निकालने के लिए हमारे पास होता है स्क्रबर। स्क्रबर क्या करता है? स्क्रबर कैन रिमूव द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड के जैसे गैसेस को रिमूव करता है स्क्रबर। इसमें क्या है कि हम यहाँ पे डर्टी एयर पास करते हैं कुछ इस तरीके से, फिर डर्टी एयर पास करने के बाद द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर। ये यहाँ पे इस एयर के ऊपर हम यहाँ पे वाटर का स्प्रे कर देते हैं। इस वाटर में क्या है, लाइम है, लाइम मतलब क्या, कैल्शियम है, सही है।
ओके, लाइम वाटर हम उसके ऊपर डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम की यहाँ पे रिएक्शन होगी, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सो इसका बर्ग एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिमूव एज अ कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से आपने एयर पोल्यूटेंट भी निकाल दिया और उसमें जो सॉलिड पार्टिकल थे वो भी निकाल दिए हैं। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी नॉर्म पर पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, इनका ये मानना है कि 2.5 माइक्रोमीटर से अगर किसी पार्टिकल की साइज छोटी है तो लंग में आपके जा सकता है अंदर तक और बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो हम बात करते हैं 2.5 किलो के हाथ की, जो सनी देओल के पास है, वैसे ही इस यहाँ पे बात हो रही 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल की। अगर ये पार्टिकल अगर एयर में है तो लंग में जाके सीवियर डैमेज कर सकता है, ग्रेटेस्ट डैमेज कर सकता है। ये बात यहाँ पे हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से आपको पता है कि भाई ऑटोमोबाइल से भी जो गैसेस रिलीज उससे पोल्यूशन होता है। सो कैटालिटिक कन्वर्टर है एक्सपेंसिव मटेरियल नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडेनियम आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो यहाँ पे जो ये फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न होने के बाद जो गैसेस फॉर्म हो रहे हैं, उन गैसेस को भाई ठीक से मतलब नलीफाई करने के लिए, है ना, उस गैसेस को नलीफाई करने के लिए, इनका इमिशन रिड्यूस करने के लिए ऑटोमोबाइल्स में प्लेटिनम बहुत कॉस्टली होता है। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम से बना हुआ कैटालिटिक कन्वर्टर इस ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे लगाया गया है, सही है, कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे लगाया गया है, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ये देखो कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपके कार से भाई कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और वाटर बाहर निकलेगा, इतना याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, वाटर निकलेगा। अनबर्न हाइड्रोकार्बन डेंजरस होते हैं वो नहीं निकलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी पता है आपको डेंजरस होता है, हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी को कम कर देता है ऑक्सीजन से के साथ बाइंड होने के लिए, तो वो भी यहाँ पे नहीं निकलेगा। सही है बेटा, अब आगे बढ़े। ओके चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके सही है, चलो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओके नाउ चल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोलर साउंड पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन एक्ट जो था, जो कि 1981 में लाया गया, ये अभी हमने देखा, उसी एक्ट को यहाँ पे क्या किया गया, अमेंड किया गया और 1987 में अमेंड किया गया और उसमें नॉइस को भी एक एयर पोल्यूटेंट माना गया। नॉइस की अगर हम बात करें तो 150 डेसिबल से अगर ज्यादा का अगर नॉइज है तो वो एयर डैमेज, एयर ड्रम को भाई डैमेज कर सकता है, ये बात हो रही है। अगर ज्यादा साउंड है, मतलब जोर जोर से डीजे बज रहा है, तो आपको भी पता है कि क्या क्या होता है, नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस इंक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, अल्टर ब्रीदिंग पैटर्न, ये इसके इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोलिंग व्हीकल पोल्यूशन। यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ केस स्टडी दी गई है, उस केस स्टडीज को भी हम मतलब आने वाले सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट केस स्टडी आ रही है। सो कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिए थे। देखो क्या दिया गया, एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑल द बसेस ऑफ द दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू रन और सीएनजी बाय द एंड ऑफ 2002। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भाई जो उतनी भी बसेस है, उन बसेस को आपको डीजल फ्यूल से हटा के सीएनजी के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा, देखो इसका रीजन पूछा जाता है कि सीएनजी भाई ये अच्छे से बर्न होता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो कि अच्छे से बर्न होता है अनलाइक डीजल एंड पेट्रोल। बिल्कुल सही बात है, चीपर है भाई, चीपर है पेट्रोल से, तो आप उसको यूज करो। सीएनजी कैन नॉट बी साइफन ऑफ, उसमें आप भेसा मतलब मिलावट नहीं कर सकते, कैन बी साइफन ऑफ और अडल्टरेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल। सही है, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरो 3 नॉर्म्स। सो यू जैसे कि अब ये जो नॉर्म्स है, कुछ नॉर्म्स डिजाइन किए गए जिनको हमने कहा यूरोपियन कंट्री ने डिजाइन किया, तो हमने कहा कि दीज आर द यूरो नॉर्म्स। ये यूरो नॉर्म्स किसके लिए डिजाइन किए गए, ये यूरो नॉर्म डिजाइन किए गए जो व्हीकल बनाने वाली कंपनी है उनके लिए, और जो फ्यूल बनाने वाली कंपनी है उनके लिए, आपके लिए और मेरे लिए नहीं। जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और जो डीजल पेट्रोल बनाने वाली कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोल लाइक दैट, तो उन कंपनीज के लिए नॉर्म डिजाइन किए गए और इनको बताया गया कि सल्फर टू बी कंट्रोल 350 ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन इन अ डीजल एंड 150 ppm इन अ पेट्रोल। ये बताया गया कि भाई जो सल्फर है ये डीजल में 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पेट्रोल में सल्फर जो है 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली अपना जो एम है, ये एम है अपना कि सल्फर भाई अल्टीमेटली इन फ्यूल्स में 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की भी एक लिमिट डिजाइन की गई, बताया गया कि 42% से आप ज्यादा हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए आपके फ्यूल में।
ओके। और अपना इनका एक अल्टीमेट गोल है कि भाई हम हाइड्रोकार्बन कम 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 करते जाए, 35% तक लेके आए फ्यूल में, सही है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी उनकी कम कर दे। तो ये पूछा जाता है कि भाई लिमिट क्या क्या है। अब इसी यूरो नॉर्म्स के ऊपर बेस इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने खुद के नॉर्म्स बनाए, जिसे हम कहते हैं भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। तो आपने देखा होगा BS4 BS6 ऐसे कुछ नाम आपने सुने होंगे। तो ये क्या है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड इज इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया टू रेगुलेट एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए इन नॉर्म्स को लाया गया। पहली बात तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन रेगुलेशन, यूरो नॉर्म्स के ऊपर बेस है भाई, बिल्कुल सही बात है। देयर आर सेट ऑफ नॉर्म्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट विच हैज टू बी फॉलोड बाय एवरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसने फॉलो करना है इन ऑर्डर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। द व्हीकल्स हैव टू अडेयर टू दिस नॉर्म, जो व्हीकल है उन्होंने इसको फॉलो करना ही चाहिए। करेंटली द व्हीकल दैट आर बीइंग रिलीज इन द मार्केट, हमारे पास इंडिया में जो अभी व्हीकल रिलीज हो रही है वो व्हीकल फॉलो कर रही है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, है ना। तो नॉर्म्स बनाए गए, जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ऐसा रहता है। तो यहाँ पे रूल नंबर 6 चल रहा है, दैट इज भारत स्टेज 6 चल रहा है। दिस नॉर्म वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हो रहा है। तो करंट कौन सी व्हीकल रन कर रही है, BS6, इसमें कोई भी यहाँ पे डाउट हमें नहीं चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ओके, देखो यहाँ पे बात हो रही है, अब 0.1% ऑफ इम्प्योरिटी मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर द ह्यूमन बीइंग। सिर्फ 0.1% भी अगर इम्प्योरिटी है तो उसको हम पी नहीं सकते, यहाँ पे ये बात हो रही है। ओके, सीवेज वाटर की अगर मैं बात करूँ तो सीवेज में सॉलिड सीवेज वाटर मतलब क्या है, जो आपके घर से निकलने वाला जो पानी है उसे हम कहते हैं सीवेज वाटर। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके जाती है घर से। ओके, सो इसमें अगर सॉलिड अगर रहते हैं तो उसको रिमूव करना आसान है, लेकिन डिजॉल्व सॉल्ट सच एज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें अगर डिजॉल्व सॉल्ट है, नाइट्रस है, फॉस्फोरस फॉस्फेट है, हेवी मेटल्स है, तो इनको रिमूव करना इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और कई सारी इंडस्ट्रीज इनको रिमूव किए बना इन नाइट्रस इन फॉस्फेट को पानी में डाल देती है। तो पानी में अगर डाल देती है तो क्या होगा, अल्गल ब्लूम हो जाएगा। सो प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ वाटर कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक दैट इज फ्री फ्लोटिंग अलजी कॉल्ड एज अल्गल ब्लूम। होता क्या है बेटा कि एक लेक होता है, उस लेक में ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस को इंडस्ट्रीज के लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको पता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितनी दिक्कत जाती है प्लांट को। यहाँ पे उनको रेडीमेड नाइट्रोजन मिल रहा है, रेडीमेड नाइट्रेट मिल रहा है। जैसे ही उस रिवर में उस लेक में नाइट्रेट आ जाता है तो ढेर सारी एल्जी ग्रो करने लगती है, कंप्लीटली पानी को कवर कर लेती है, जिसे हम कहते हैं अल्गल ब्लूम। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर हाइसिन इकोहार्निया क्रैसिपस। ओके, सो इट इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। अब ये अच्छा दिखता है इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये इतना ज्यादा रैपिडली फैलता है कि कंप्लीट वाटर को ये वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, वाटर को मतलब स्टॉप कर देता है, इतना ज्यादा फैल जाता है। ओके, इसी टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं वाटर हाइसिन को। दे ग्रो एबिडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। सही है। सो यूट्रोफिक वाटर बॉडी में इसको डाला जाता है, यूट्रोफिक वाटर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूट्रोफिक मतलब जिसमें न्यूट्रिशन डाला जा रहा है। सही बात है। ओके, सो यहाँ पे मतलब हम पढ़ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो अल्गल ब्लूम क्यों जिम्मेदार है, क्यों बढ़ गया अल्गल ब्लूम, क्योंकि उसमें हमने नाइट्रोजन फास्फोरस से डाल दिया है। सही है। यहाँ पे हो रही है वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ। सही है। यहाँ पे अब होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब क्या, बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। होता क्या है बेटा, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, जैसे कि डीडीटी हो गया, मान लो मर्क्यूरी है, डीडीटी है। अब क्या हो रहा है देखो, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ कि छोटे छोटे प्रोटिस्ट रहते हैं जिसे हम कहते हैं जू प्लैंकटन। सही है, जिसे हम कहते हैं जू प्लैंकटन। तो होता क्या है बेटा, ये जो छोटे छोटे जू प्लैंकटन जो रहते हैं पानी में, इस मर्क्यूरी को खाना शुरू कर देते हैं। इतने सारे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है ना, तो कई सारे जू प्लैंकटन इसको खा लेंगे। सही है। ओके, अब इनके अंदर मर्क्यूरी, इस मर्क्यूरी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एक बार बॉडी के अंदर लेने के बाद इस यहाँ पे जो लिपिड्स में ये मर्क्यूरी एक्यूमुलेट होने लगता है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी फिश आती है। लेट्स से कि यहाँ पे भाई 3 फिश आ गई, ये 3 फिश है बेटा, है ना, ये 3 फिश है। लेट्स से कि दीज आर द 3 फिश। ओके, लेट्स से ये मैं फिश निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 3 फिश आ गई और इन्होंने इतने सारे 20 जो यहाँ पे जो प्लैंकटन थे उसको खा लिया। तो इनके अंदर का मर्क्यूरी हम 3 के अंदर चला गया, है ना। तो अब ये जो मर्क्यूरी इनको डायरेक्ट खा लिया ना इन्होंने, तो अब ये मर्क्यूरी इनके बॉडी के अंदर चला गया। मर्क्यूरी इनके बॉडी के फ्लैट में डिपॉजिट होने लगता है, तो मतलब एक्यूमुलेट होने लगता है। और ज्यादा ये खाएंगे तो और ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा। फिर एक कोई बड़ी फिश आती है जो इन 3 छोटी छोटी फिशेस को खा लेती है। सही है। तो क्या हुआ बेटा, धीरे 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 पहले जो मर्क्यूरी इतने बड़े अमाउंट में स्प्रेड हुआ था, उसके बाद वो 3 में आ गया, 3 से अब 1 में आ गया, मतलब
मतलब बेसिकली मैग्नीफाई हो रहा है मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन refers to an increase in concentration of toxic at successive tropical level. This happens because the toxic substance accumulate by an organism and cannot be metabolized or excreted, and it is thus passed on to the next higher tropic level. Biomagnification shown by mercury and DDT बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। DDT का असर क्या होता है भाई? ओके, DDT का असर होता है कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, और ये क्या करता है, इसके वजह से एग सेल बहुत ही थीन होने लगते हैं, जो कि बर्ड है। मान लो बर्ड ने फिश को खा लिया, तो बर्ड के अंदर ही चला गया, तो उसके जो अंडे देगा वो बर्ड, उसके एग शेल जो है बहुत ही ब्रिटल रहेंगे, उसकी डेथ हो जाएगी, उससे बर्थ नहीं हो पाएगा किसी बच्चों का, इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाएगा बर्ड का पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाएगा कि बायोमैग्निफिकेशन किसके कौन शो करता है, तो डीडीटी और मर्क्यूरी शो करता है। नाउ लेट्स से कि व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। बेटा क्या होता है कि ये जो लेक होता है, इस तरीके से ये लेक है बेटा, वो वाटर बॉडी है ये। यहाँ पे नेचुरल एजिंग होते हैं, जब इसमें न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं तो धीरे 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 यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे पहले अल्जी आते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर धीरे 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 बाकी के प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी प्लांट्स की डेथ होती है और डेब्रिस यहाँ पे जमा होने लगता है, ऑर्गेनिक मैटर जमा होने लगता है। धीरे 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 ये ऑर्गेनिक मैटर जमा होते हुए जाता है ऐसे 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 ऐसे, और ये जो वाटर बॉडी है ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। सो व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। जहां पे लेक इज कन्वर्टेड टू लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो लेक इज कन्वर्टेड टू लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बात क्या हुई, यूट्रोफिकेशन ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन, अगर हमने इसी लेक में नाइट्रोजन फास्फोरस डाल दिया तो यहाँ पे ढेर सारी एल्जी ग्रो कर जाती है, और यहाँ पे ये जो एजिंग प्रोसेस है ये ग्रो ज्यादा रैपिडली हो रही है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये इस यूट्रोफिकेशन को हम कहेंगे दिस इज द एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, दिस इज द एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, जो कि अपने लिए प्रॉब्लम वाली बात है। सो यूट्रोफिकेशन एक प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन ये जरूर एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो लेट्स सी विद द विजुअल्स यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये है यंग लेक है, वो यहाँ पे वाटर कोल्ड है, न्यूट्रिशन है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी कोई नहीं है। फिर क्या होता है, अब देखते हैं आगे। ये लेक है, इसमें कोई भी प्लांट वगैरह कोई ग्रो नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या किया, देखो हमने यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला भी नाइट्रेट फॉस्फेट यहाँ पे डालना शुरू कर दिया, तो क्या होता है, तो यहाँ पे अल्जी ग्रो करने लगेगी, क्योंकि अल्जी को जो नाइट्रोजन चाहिए हो तो इसको मिल जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पे अल्जी कैसे ही, अल्जी के स्पोर्स भाई एयर में रहते हैं, फंगस के स्पोर एयर में रहते हैं, तो यहाँ पे अल्जी आ चुकी है। अल्जी की डेथ होने के बाद ऐसी अल्जी नीचे बस जाएगी, राइट। धीरे 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 क्या होगा, देखो धीरे धीरे और एल्जी नीचे नीचे आती जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे अब आने लगेंगे कुछ मार्शी रूटेड प्लांट, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट आने लगे जो मार्शी रूटेड है, राइट। धीरे 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 इनकी भी डेथ होने लगती है, धीरे 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 इनकी भी डेथ होने लगती है, ऑर्गेनिक मैटर जमा होने लगते हैं। देखो इस तरीके से है ना, और शैलो होते जा रहा है ले, धीरे 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 ये जो लेक है ये लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्ट होना ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हमने नाइट्रेट फॉस्फेट इसमें डाली, इसलिए चीज जो पहले उसके लिए बहुत साल लगना रहते, अभी वो चंद कुछ सालों में ही ये चीज हो चुकी है। ये वाली बात यहाँ पे है, सही है, ये वाली बात यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो इसे हमने कहा यूट्रोफिकेशन, दैट इज एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ये अपने लिए प्रॉब्लम वाली बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, देखो वेस्ट वाटर कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीन ट्रीटमेंट, जहाँ पे जो वेस्ट वाटर निकल रहा था वो इस वेस्ट वाटर को इन्होंने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट दी। पहले सेडिमेंटेशन से उसको क्लीन कर लिया, फिल्ट्रेशन लगाया, जो डिजॉल्व जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, फिजिकल पार्टिकल, उसको निकाल दिया, ये सब चीजें की। डेंजरस पोल्यूटेंट लाइक डिजॉल्व हेवी मेटल्स स्टिल रिमेन। अब हमने देखा था कि यहाँ पे पानी में जो हेवी मेटल्स रहते हैं उनको निकालना ही दिक्कत वाली बात होती है। तो देखो उसके लिए हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस और 60 हेक्टर्स ऑफ द मार्शी लैंड्स हैव appropriate plant adjacent fungi बैक्टीरिया, ये इन्होंने ग्रो किए। मतलब क्या किया, ये जो सीवेज वाटर था, सीवेज वाटर से उन्होंने पहले जो इंप्योरिटी थी वो तो निकाल ली, अभी भी उस सीवेज वाटर में हेवी मेटल्स है, फिर ये जो वाटर है इसको आपने कहां से पास कराया, इस वाटर को आपने से 6 प्लॉट से यहाँ पे पास कराया। इस प्लॉट में क्या है भाई, इस प्लॉट में है अल्जी है, फंगस है ना, बैक्टीरिया है कई सारे। ओके, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन हेवी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर देते हैं। दिस मार्शेस एब्जॉर्ब्स एंड एसिमिलेट द पोल्यूटेंट। इसके बाद यहाँ पे जो पानी बाहर निकलेगा इधर के साइड से, तो उसमें हेवी मेटल्स नहीं रहेंगे। ओके, इस तरीके से ये केस स्टडी दी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इको सैंड टॉयलेट। इको सैंड टॉयलेट एक ऐसा टॉयलेट होता है बेटा, अगर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँ तो
अगर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँ तो एक मिनट, ओके, अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो इको सैनिक टॉयलेट किधर गया भाई? हाँ, ये देखो इको सैनिक टॉयलेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इको मतलब इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इको मतलब इकोलॉजिकल सैनिटेशन, जो कि ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट होता है। देखो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे बैठना पड़ता है, फीकल मैटर यहाँ पे जाएगा, सही है। फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फीकल मैटर यहाँ पे चला जाएगा अंदर, फिर जो यूरिन है इसको यहाँ पे डालना है, सही है। यूरिन एक अलग पाइप से बाहर कलेक्ट हो जाएगी। फिर जब यहाँ पे वॉश करना है हमें, तो ये पीछे की साइड की तरफ आना है, यहाँ पे वॉश करना है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो फीकल मैटर है, ये जो फीकल मैटर है, इसको यहाँ पे बीच के कंपार्टमेंट में कलेक्ट किया गया। उसके बाद धोने के लिए यहाँ पे एक अलग कंपार्टमेंट बनाया गया, एक अलग पाइप से ये जो धोने वाला पाइप है ये पानी को बाहर लेके जाएगा। यूरिन के लिए एक अलग पाइप लगाया गया इस तरीके से। मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, मतलब इसका मतलब है कि हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फीकल मैटर कलेक्ट किया है ना, ड्राई फीकल मैटर कलेक्ट किया है। फिर क्या होना है, हर बार जब यहाँ पे टॉयलेट करने के बाद इसके ऊपर ऐश डाल देना है। जब हमें ये चीज करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है और इसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, ये होता है इकोसैन टॉयलेट। सो इकोसैन टॉयलेट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट द ह्यूमन एक्सक्रीटा, लेकिन इकोसैन टॉयलेट में ऐसा कोई वाटर लगता नहीं है, सही है। सो यहाँ पे श्रीलंका और केरला में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। इसका एडवांटेज है इट इज इफिशिएंट टू यूज ऑफ वाटर, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सही है बेटा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन अ ट्रैश। सॉलिड वेस्ट क्या है, सब कुछ जो चीज कूड़ा कचरा बाहर फेंक रहे हो उसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट में देखो, अब हम देखेंगे म्यूनिसिपल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तीनों सॉलिड वेस्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट म्यूनिसिपल वेस्ट पर। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब क्या है, जो आप कचरा बाहर फेंकते हो, जैसे कि पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, ये सब चीजें। ओके, अब इसका भाई क्या करें, तो इसको हम बर्निंग कर सकते हैं, राइट। मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, उसको बर्न कर देगा। सो बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, सही है। तो उसको वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, लेकिन कई बार इसको कंप्लीटली बर्न नहीं किया जाता है, कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है। तो देखो क्या होता है, अल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डम्प्स ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रैट। तो क्या होगा, कंप्लीटली बर्न नहीं होगा और फिर ये अनबर्न रहेगा, उसमें खाने पीने की चीजें भी है, सॉलिड चीजें भी है, तो भाई यहाँ पे रैट और फ्लाइज के लिए घर बन जाएगा, ये बात हो रही है। सो ये बर्निंग का एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, ये जो कूड़ा कचरा है उसको भाई जमीन के अंदर डाल सकते हो, लैंडफिल्स कहते हैं उसे ना, गड्ढा करके उसके अंदर डाल दो। तो इन सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट आर डंप इन अ डिप्रेशन और ट्रेश आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड देन डालने के बाद उसको आप मिट्टी डाल के उसको कवर कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, केमिकल सिपेज, कि यहाँ से कुछ केमिकल्स भाई सिप होते जाएंगे जमीन के अंदर, है ना। तो जमीन की क्वालिटी यहाँ पे खराब होती जाएगी। और दूसरी बात ये भी कि अपने पास स्पेस लिमिटेड है, तो कितने गड्ढे करोगे, कहाँ कहाँ पे गड्ढे करोगे, ये भी बात हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल जनरली हजार्डस वेस्ट कंटेनिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो हॉस्पिटल में हम कई सारे इंजेक्शन यूज करते हैं जो कि किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज करें। उस पेशेंट को हो सकता है एचआईवी हो, उस पेशेंट को हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल डिसीज हो, ऐसी कोई भी चीज हो सकता है। तो मतलब वो जो बैक्टीरिया वायरस है अभी उस निडल के ऊपर आ चुके हैं। तो ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है भाई, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इसका सही तरीका है कि इंसिनरेटर। अब ये जो सिरिंज है, ये जो सुई हम लगाते हैं, उस सुई को आप कंप्लीटली जला के उसकी राख बना दो, कॉल्ड एज इंसिनरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आर बरीड इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी सॉलिड वेस्ट की तरह जमीन में गड्ढा करके आप मतलब उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप उसका रिसाइकलिंग कर दो, सही है। सो रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो रिसाइकलिंग करने। देखो यहाँ पे किस तरीके से एमसीक्यू बन रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आया तो आंसर आएगा रिसाइकलिंग करो। ओके, हॉस्पिटल वेस्ट आएगा तो आंसर आएगा इंसिनरेट करो। इस तरीके से आंसर देते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी केस स्टडी दी है। अहमद खान जो कि बेंगलोर के थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलीब्लेंड डेवलप किया। पॉलीब्लेंड क्या है, इन्होंने जो प्लास्टिक, देखो आपको पता है कि प्लास्टिक का कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसी प्लास्टिक को इन्होंने बहुत फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, नाम दे दिया पॉलीब्लेंड को। पॉलीब्लेंड को मिक्स कर दिया बिटुमेन के साथ, जो कि मतलब डांबर कहते हैं ना उसको। ओके, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते, डाबर ही कहते हैं ना, रोड के ऊपर डाला जाता है उसको, भाई बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया। और इसके बाद क्या हो गया, अब इसके अंदर प्लास्टिक है तो ये जो रोड है उसकी वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी एबिलिटी बढ़ गई। सो दिस इंक्रीज द रोड लाइफ बाय द फैक्टर ऑफ 3। देखो तो इतना अच्छा, मतलब अपने दोनों काम हो गए।
कि भाई सॉलिड वेस्ट मतलब ये जो प्लास्टिक था वो भी अपना यूज अप हो गया, रोड की लाइफ भी बढ़ गई। इस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियो एक्टिव वेस्ट। सो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं बेटा, उसके दो मेन प्रॉब्लम है कि इसका कभी कभी एक्सीडेंटल लीकेज होता है और इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत दिक्कत जाती है। ओके, एक्सीडेंटल लीकेज के इंसिडेंट कहाँ पाए गए हैं? 3 माइल आइलैंड पे एक एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था। एक्सीडेंटल लीकेज चेरनोबिल में भी हुआ था। सही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी इज नॉट 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 भोपाल गैस ट्रेजेडी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। बेटा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये भी लिखा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहां पे तो गैस लीक हो गया था, इट इज नॉट रिलेटेड विद द रेडियो एक्टिव वेस्ट। सही है। अब ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, लीक होने के बाद इनका प्रॉब्लम क्या है भाई? ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं, डीएनए डैमेज हो गया तो कैंसर हो जाता है। इसके से डिस्पोजल कैसे करें? इसको भाई हमें ठिकाने लगाना है तो क्या करें? तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है? देखो, इट इज स्टोर इन अ कंटेनर बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। मतलब ये जो जमीन के अंदर आधा किलोमीटर का हमें गड्ढा करना है, उसके बाद उस जो वेस्ट आएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसको बड़े बड़े कंटेनर के अंदर डालना है। उस कंटेनर को आधा किलोमीटर अंदर जमीन के अंदर डाल देना है। ओके, मतलब आप वहां पे सेफली उसको स्टोर ही करो एक तरीके से। ओके, दिस इज द वे टू डिस्पोज ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो बेटा यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा, बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड अफेक्ट्स नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड मे लीड टू द यूट्रोफिकेशन आल्सो, है ना। ये हमने देखा है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड क्या करते हैं। ये हमने कहा पे बड़ा माइक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर में कि वे पेस्टिसाइड क्या करते हैं। पेस्टिसाइड का अगर हम यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि टारगेट इंसेक्ट को ही मारते हैं, वो क्या करते हैं? नॉन टारगेट इंसेक्ट को ही मारते हैं, सबको मार देते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर रिसाइकल्ड इन एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द अदर प्रोसेस। देखते हैं कि क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये रमेश चंद्र डागर थे, फार्मर थे। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने, इनके पास खेती थी, साथ में उन्होंने हनी बी कीपिंग करना शुरू कर दिया। तो हनी बी कीपिंग की वजह से पॉलिनेशन शुरू हुआ, तो भाई क्रॉप से अच्छा खासा इनको फसल आने लगी। फिर इन्होंने डेयरी फार्मिंग भी शुरू कर दिया। ओके, मतलब फसल जो भाई आपको जो चारा मिल रहा है, अभी जो फूड मिल रहा है कैटल के लिए, वो उसी फसल से मिल रहा है। फिर ये जो कैटल है ये गोबर देगी, उस गोबर का भी आप यूज कर लो इसी फार्म को मेंटेन करने के लिए। उस गोबर का आप यूज कर सकते हो भाई बायोगैस बनाने के लिए, है ना। सो मतलब एक प्रोसेस का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे के लिए एज अ न्यूट्रिशन आप यूज कर रहे हो, इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सही है। तो यहाँ पे केस स्टडी दी है जिनका नाम है रमेश चंद्र नागर, जो चीज इन्होंने की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द एनालॉजी विद द ग्रीन हाउस और कार हीटिंग। आपको पता होगा कि जब आप कार धूप में लगा के जाते हो, जब आप आते हो तो आपको लगता है, आपको ये फील होता है कि कार बहुत ज्यादा गर्म हुई है। और ये होता भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रही आपकी कार, ये रही आपकी कार, है ना, ये रही आपकी कार। ओके, ये आपकी कार है बेटा, ये आपकी कार है। सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ था? इस कार के अंदर यहाँ पे, है ना, जो आपके ग्लास है, ग्लास में से सनलाइट आ गया। ओके, फिर क्या होगा कि सनलाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न जाना चाहता था, लेकिन ये ग्लास उसको रिटर्न नहीं जाने दे रहा है। सही है। क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट से जो वेवलेंथ आई, उसने यहाँ पे कार के अंदर जो सीट थे, जो फ्लोर था, उसको हीट किया। अब उसकी वेवलेंथ चेंज हो चुकी है। वेवलेंथ चेंज होगी तो अब ये कार के बाहर नहीं जा सकती, एक्यूमुलेट होने लगती है। यही सेम अर्थ के साथ भी हो रहा है। यही सेम चीज ग्रीन हाउस में भी होते हैं। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस होते हैं जिसके अंदर भाई अलग अलग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, वहां पे भी यही चीज होती है। यही चीज हमारे अर्थ के साथ हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सही है। जिसे हम कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या? सो यहाँ पे द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली ऑकरिंग phenomenon that is responsible for heating the earth surface and atmosphere। तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या है भाई, किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही है। तो देखो, तो सबसे पहले देखो कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, CFC, देन मीथेन, देन N2O। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, N2O एंड मीथेन। अब यहाँ पे क्या होता है देखो। सो सोलर हमारे अर्थ से जो रेडिएशन आ रही है, उसमें से 25% सोलर रेडिएशन जो है ये क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेता है। 25% एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, और बची हुई 25% क्या होती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। मतलब अर्थ के पास आ रही है 50%। देखो 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन हिट्स द अर्थ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड एज ए इंफ्रारेड वेव। मतलब सोलर रेडिएशन जो आ रही है वो हमारे पास 25% तो रिफ्लेक्ट होगी, 25% एब्जॉर्ब होगी।
20-50% आ गई है अर्थ के पास। जब ये अर्थ के पास आ जाती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये देखो अर्थ के पास आ चुकी है। ओके, अब देखो एनसीटी क्या कहती है कि 50% सोलर रेडियन हिट्स द अर्थ सरफेस एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एज इंफ्रारेड वेव एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज इंफ्रारेड वेव। इसकी वेवलेंथ चेंज होकर दिखे इंफ्रारेड वेव में ये बदल चुका है। अब ये इंफ्रारेड वेव ये अर्थ से बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन क्या हो गया, इसके बाहर एक ग्रीन हाउस गैसेस, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस। ये है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब क्या, CO2 हो गया, मीथेन, CFCN2O, जिसकी वजह से ये जो इंफ्रारेड वेव है ये बाहर नहीं जा पाते। जैसे आपकी कार में से भी ये बाहर नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है ये बढ़ने मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है। सो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एंड रीमिट द इंफ्रारेड रेडिएशन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं कि भाई इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। सो व्हाट आर द एडवांटेज, इसके एडवांटेज भी कुछ है। देखो एडवांटेज क्या है, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन अ चिली -18 डिग्री सेल्सियस हो सकता था। अब अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होते तो अपने अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम रहता। कितना, -18 डिग्री सेल्सियस, जो कि अब है अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस तक इसने अपने अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाया है। ये अच्छी बात है, सही है। डिसएडवांटेज क्या है ग्रीन हाउस गैस का, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन पास्ट सेंचुरी। तो धीरे धीरे, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हम बना रहे हैं, ढेर सारे ग्रीन हाउस गैसेस हम पोल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हम CFC बना रहे हैं, इसकी मीथेन बना रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का भाई प्रमाण ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, इसलिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ते हुए जा रहा है। जो टेम्परेचर अपना बढ़ रहा है उसे हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ये उसका वन ऑफ द रीजन है, सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, ऑल द क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे इल नीनो इफेक्ट, मैंने ये बहुत ही अच्छे से अनस्टॉपेबल सीरीज में समझाया है। अगर आप चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। एनवायरमेंटल इश्यूज नाम का जो टॉपिक है उसको आपने सर्च करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज डॉक्टर कुणाल, तो आपको इल नीनो इफेक्ट भी वहां पे दिखाई देगा। नहीं तो सिंपली यार इल नीनो इफेक्ट आप याद रख लो। इससे क्या हुआ बेटा, हमने क्या किया है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण। तो क्या हो रहा है कि ओशन से वाटर वेपर आती है, उसी वाटर वेपर से बारिश होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने इम्बैलेंस कर दिया। तो जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे बारिश नहीं हो रही है, जहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहां पे बारिश हो रही है, इसके वजह से। तो ये सब चीजों को हम इल नीनो इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत ही ब्रॉड टर्म में हमने बताया है। मेल्टिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहा है भाई आइस। देखो हिमालयन आइस का भी सब मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल ये बढ़ती हुई जा रही है। हाउ कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। भाई यार जहां से ग्रीन हाउस गैस बन रहे हैं वो कहाँ से बने, फॉसिल फ्यूल बंद करने से। तो फॉसिल फ्यूल को बंद करना कम कर दो। इंप्रूविंग द इफिशियंसी, improving the efficiency, अरे भाई ओके, इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। भाई ज्यादा से ज्यादा आप भाई फॉरेस्ट लगाओ, ट्री लगाओ, ताकि CO2 वो एब्जॉर्ब कर ले, जो कि मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ओके, तो ग्रीन हाउस गैस कम होने लगेंगे। देखो प्लांटिंग ट्री करना है तो ग्रीन हाउस गैसेस कम होने लगेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओजोन। ओजोन क्या होता है, देखो। सो ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ UV रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये जो यहाँ पे अपनी जो अर्थ है भाई, यहाँ पे अर्थ के बाहर एक स्ट्रेटोस्फीयर नाम की जो लेयर है, वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन से O2 से बनता है O3। बेसिकली क्या होता है, ये जो O2 है उसको अल्ट्रावायलेट रे ब्रेक कर देती है। सो O2 टूट जाता है OO में, और ये O है जो फिर से किसी और O2 के साथ जाके मिल जाएगा और यहाँ पे O3 बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे O2 से O3 बनता है, O3 से O2 बनता है, और चीज चलती रहती है, अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है ना, दैट इज O3 जो है, ये अच्छा वाला ओजोन है, उनसे अच्छा ओजोन कहते हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन उसके नीचे जो ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन है, ट्रोपोस्फीयर लेयर में जो ओजोन है, उसे हम बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये हमसे कम दूरी पे है ना, एटमॉस्फेयर में कम दूरी पे है। तो अगर इस ओजोन को हम इनहेल करेंगे तो कई सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। सो ये जो थिकनेस है, ओजोन की थिकनेस मेजर करना, थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन्स यूनिट। डॉप्सन्स यूनिट में हम ये जो ओजोन है इसकी थिकनेस मेजर करते हैं, सही है। ओके,
नाउ देखो डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, ओजोन क्यों डिग्रेड हो रहा है, ओजोन अगर डिग्रेड होगा तो अल्ट्रावायलेट जमीन पे आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैं इसकी विजुअल्स भी आपको दिखा देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन अ रेफ्रिजरेंट डिग्रेड्स द ओजोन। ये जो सीएफसी होता है ये क्या कर जाता है बेटा, ये ओजोन को डिप्लीट करता है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे चीजें होती है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यस, ओके, ग्रीन हाउस गैसेस तो हो गया भाई अपना। लेट्स टॉक अबाउट ओजोन। ये देखो ये ओजोन, ओके। सो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है, ये ट्रोपोस्फियर है बेटा, ओके। यहाँ पे देखो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ये क्या करती है ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है और इधर ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है, फिर ओजोन को भी ब्रेक कर देती है और इस तरीके से इधर ऑक्सीजन बन रहा है। इस तरह की चीज चलती रहती है जिसकी वजह से यूवी रेज एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सही है, ओके। नाउ ये जो स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है ना, यहाँ पे जो ओजोन फॉर्म है, इसके हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं डॉप्सन्स यूनिट में, डॉप्सन्स यूनिट में, ओके। ओजोन लोकेशन यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, यूवी रेज एब्जॉर्ब हो रही है, ओके। ओजोन लोकेशन है स्ट्रेटोस्फियर, फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ओजोन इज कैटाबोलाइज्ड बाय द यूवी रेज, इट एब्जॉर्ब द यूवी रेज फ्रॉम द सन, यूवी रेज डैमेजेस द डीएनए जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन्स यूनिट, सही है। सम यूवी रेज पास ऑन टू द ट्रोपोस्फियर एंड फॉर्म्स ओजोन जोन, कुछ यूवी रेज ट्रोपोस्फियर में भी पास आउट हो जाते हैं, वहां पे ओजोन फॉर्म करते हैं, कुछ ओजोन हम इधर से नीचे से पोल्यूशन की वजह से भेज रहे हैं ऊपर, सही है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा देखो। सो यहाँ पे द प्लेस वेयर ओजोन इज डिप्लीट, जब जहाँ पे ओजोन डिप्लीट हो रहा है उसे हम ओजोन होल कहते हैं। देखते हैं कि ओजोन होल क्यों बन रहा है, ये जो ओजोन क्यों ब्रेक हो रहा है, मतलब O3 क्यों ब्रेक हो रहा है। देखो जैसे रेफ्रिजरेंट जैसे जो कुछ डिवाइसेस है वहां से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट, क्लोरीन है उसमें, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब उसमें क्लोरीन है। ये जब सीएफसी जाता है ऊपर तो ये सीएफसी ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूवी रेज, यहाँ पे सीएफसी ब्रेक हो जाता है। ये जो क्लोरीन आइटम है ये ओजोन को ब्रेक कर देता है कुछ इस तरीके से। देखो पहले एक ओजोन को ब्रेक किया, फिर क्लोरीन बाहर निकल गया, फिर अभी क्लोरीन बाहर जा रहा है, दूसरे किसी ओजोन को ब्रेक कर रहा है इस तरीके से। तो क्लोरीन एक बार अगर एटमॉस्फेयर में चल गया तो कंटिन्यूअसली ओजोन को ब्रेक करते हुए जाता है बेटा। तो ये बात यहाँ पे हो रही है कि सीएफसी रीच द स्ट्रेटोस्फीयर, यूवी रेज आउट ऑन द सीएफसी टू रिलीज द क्लोरीन आइटम, क्लोरीन आइटम डिग्रेड कर देता है ओजोन को, रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्लोरीन आइटम एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड दे हैव अ परमानेंट एंड कंटिन्यू इफेक्ट ऑन द ओजोन। एक बार ये चला गया एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली ये ब्रेक करते जाएगा, पहले एक ओजोन को ब्रेक करेगा फिर दूसरे ओजोन को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से ओजोन होल फॉर्म हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा देखो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। यूवीबी नॉर्मली पास आउट नहीं होता है, यूवीबी को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर देती है, लेकिन अब की ओजोन डिप्लीट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो इसकी वजह से यूवी रेज जमीन पे आना शुरू हो जाएगा, डीएनए डैमेज होगा, कैंसर के चांसेस बढ़ चुके हैं, स्किन के कैंसर के। यूवीबी ऑल्सो अफेक्ट द कॉर्निया जिसे हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि यूवीबी कॉर्निया को अगर अफेक्ट करता है तो क्या होता है, तो स्नो ब्लाइंडनेस होता है। इट ऑल्सो कॉजेज कैटरेक्ट, कैटरैक्ट भी कॉज करता है। एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये साइन किया गया कहाँ पे, कनाडा में। यहाँ पे ये बात होगी कि भाई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है उसका इमिशन हमें कम करना है। सो मॉन्ट्री को ओजोन पसंद नहीं है, बी केयरफुल। सो मॉन्ट्री टॉक्स अबाउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये चाहता है कि भाई ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उसको हमें कम करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि लेट्स से मतलब लेट्स रिमेंबर कि भाई मॉन्टी जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इसके पास ओ है, ये ओजोन के बारे में बात करता है, ये बात करता है कि हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना है, सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। बात ये हो रही है कि यहाँ पे हमने कई सारे प्लांट्स कट कर दिए जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब डेजर्ट जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इरिगेशन का बहुत सारा यूज कर लिया है, और हमने क्या किया, फार्म में बहुत सारा इरिगेशन का यूज कर लिया, और हमने वाटर ड्रेनिंग के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से फार्म में वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है। जब वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है तो वाटर में जो सॉल्ट है प्लांट के रूट के ऊपर जाके प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। सो वाटर लॉगिन एंड सॉइल सैलिनिटी, ये भी प्रॉब्लम आ चुके हैं हमारे सामने। किसके प्रॉब्लम है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रॉब्लम है। ये सवाल मैंने पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, 92% बच्चों ने गलत आंसर दिया कि वाटर लॉगिन एंड सॉलिनिटी दीज आर द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन।
मतलब अच्छी भी चीज़ है तो भी उसके कुछ तो साइड इफेक्ट रहती है। तो ये वाटर लगेंगे, सॉइल सैनिटी, इसके यूज साइड इफेक्ट आप मान सकते हो। नाउ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू अ नॉन फॉरेस्टेड एरियाज। ओके, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को कट कर दिया आपने, तो आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। देखो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, या जिसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे ये प्रैक्टिस फॉर्म होती है। देखो मतलब कहाँ पे पाई जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट में इस चीज को पाया जाता है। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं, कुछ कम्युनिटी क्या करती है, फिर फॉरेस्ट में जाते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो फार्मिंग करना चाहते हैं, या तो फिर अपने कैटल्स को फीड करना चाहते हैं। फिर वहां पे जाके वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे लैंड इज यूज फॉर द कैटल ग्रेजिंग, फिर कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद कुछ सालों के बाद उस एरिया को छोड़ देते हैं। सही है उनका। ओके, फिर किसी और एरिया में जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, वो अपना घर बसा लेंगे। तो ये जो एरिया था जहां से उन्होंने फॉरेस्ट को पूरा कट कर दिया था, वहां पे धीरे धीरे फिर से फॉरेस्ट ग्रो होने लगेगा। सही है, फिर से प्लांट ग्रो होने लगेंगे, फिर से वो उस एरिया से निकल जाएंगे, फिर से इस एरिया में आएंगे। इस तरीके से कल्टीवेशन वो फॉलो करते हैं, जिसे झूम कल्टीवेशन कहता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि जो एरिया इन्होंने कट किया था उसको रिकवर करने के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सही है, ये बात हो रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ अ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कन्वर्शन इन कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट। सो किंग ऑफ जोधपुर एक केस स्टडी दी है। एक बार जोधपुर के एक राजा थे, उन्होंने ये बताया मिनिस्टर को कि भाई जाओ मेरे लिए एक नया पैलेस बनाना है, तो जाके भाई जंगल में जाके पेड़ को काट डालो। ओके, अमृता देवी थी बिश्नोई समाज की, जिन्होंने कहा कि भाई नहीं ऐसे मत करो, पेड़ को मत काटो, पेड़ तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इन्होंने क्या किया, अमृता देवी और उनके डॉटर ने, उनकी लड़कियां थी और बाकी के विलेजर ने, इन्होंने भाई ट्री को ऐसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। ओके, ऐसे ट्री को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, बोला कि इसको मत काटो, नहीं तो मुझे मार डालो, इसको मत मारो, पेड़ को मत मारो। तो ये जो राजा था, वो राजा बहुत ही बेरहम बेवकूफ इंसान था, उसने इनको मार दिया। सही है, तो इसे ये केस स्टडी बेटा अमृता देवी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया है। ये पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड अवार्ड है। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड है, उन्होंने अपनी जान दे दी, तो उनके सम्मान में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी इनके नाम से अवार्ड दिया जाता है। चिपको मूवमेंट देखो, गेरवाल कम्युनिटी जो है हिमालय की, वहां पे लोकल वुमेन जो है उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई, अपना साहस दिखाया। कब? ट्री को प्रोटेक्ट करने, पेड़ को प्रोटेक्ट करने के कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए थे उनके रीजन में, उन्होंने कहा कि हम तो पेड़ कट करेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने वो जो पेड़ थे उनको हग करना शुरू कर दिया, जिसको कहा गया चिपको मोमेंट, है ना भाई, चिपकना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे मत करो। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा अपोज किया, बाद में गवर्नमेंट को भी इनके सामने झुकना पड़ा, और फिर बाद में इनका भाई दखल लिया गया। इस मूवमेंट को बहुत सक्सेसफुल रही मूवमेंट कि कई सारे पेड़ जो काटे जाने वाले थे उन पेड्स को बचा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर डिसाइड किया, उनकी आंखें खुल गई कि उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कहा जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, JFM, जहां पे लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कदम उठाती है ना बेटा। तो देखो इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमने इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, सो जल्दी से जाओ टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करो और मस्त पढ़ो बेटा। ओके, क्योंकि सिलेक्शन को हम लेकर रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, टुडेस टारगेट इज कंप्लीटेड, सिलेक्शन तो लेके रहेंगे बेटा। ओके, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टेक केयर, बाय।